Hello and welcome to PCB Track classes. I am Ravikant Jaiswal and this is the class for class 11th and BSc first year chemistry. The topic is atomic structure. So just for the introduction purpose, ये मालूम होना चाहिए कि एटम्स के बारे में शुरुआत कहाँ से हुई. The concept of atom was first proposed by an Indian named Maharshi Kanad in nearly 2500 BC. यानी कि सबसे पहले एक भारतीय मनीषी महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में कल्पना की थी लगभग 2500 BC, यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले. बहुत बाद में, आज से लगभग 300-350 साल पहले, सर जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी, जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं. उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं. एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस. इसका मतलब ये है कि एटम किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा और अविभाज्य कण है. इसका मतलब अगर हम किसी पदार्थ को काटते जाएं तो उसका आकार छोटा छोटा और छोटा होता जाएगा और अंततः वह इतना छोटा हो जाएगा कि उसे किसी भी प्रकार से काटना संभव नहीं होगा. इस इनडिविजिबल या अविभाज्य कण को नाम दिया गया एटम. दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. मतलब किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं. द्रव्यमान में यानी कि मास में, प्रॉपर्टीज में, साइज में, सभी तरीके से ये एक जैसे होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु. थर्ड पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग आकार, द्रव्यमान और गुणों के होते हैं. व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. यानी कि जब कभी भी दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के तत्वों के परमाणु आपस में निश्चित तरीके से जुड़ते हैं तो ये एक कंपाउंड या यौगिक का अणु बनाते हैं. इसको हम एटम ऑफ मॉलिक्यूल भी कहते हैं. फिर साइंस ने डेवलप किया और आगे चल के पार्ट्स ऑफ एटम पता चले कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, अविभाज्य नहीं है, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं. तो इसमें स्टडी ऑफ जे थॉमसन, रदरफोर्ड एटसेट्रा prove that atom is not indivisible. It can be subdivided into more smaller particles like electron, proton and neutrons. जैसा कि आज हम सब जानते हैं, जे थॉमसन और रदरफोर्ड जैसे साइंटिस्टों की स्टडी ने ये बात सिद्ध की कि परमाणु अविभाज्य नहीं है. इसका मतलब डाल्टन की जो फर्स्ट पॉइंट था डाल्टन का, वो गलत हो गया. एटम इज नॉट इंडिविजिबल. परमाणु अविभाज्य नहीं है. इसको और छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. आगे, स्टडीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय कैथोड रेज. इलेक्ट्रॉन के बारे में जो स्टडी की गई वो मेनली की गई है कैथोड रे के बाद. कैथोड रे आप 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. हम इस पे आगे आते हैं. इलेक्ट्रॉन के बारे में फंडामेंटल आइडिया हमारा आज की डेट पे क्या है. पहला है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है. नंबर 2, इलेक्ट्रॉन हैव मास एंड मोमेंटम. क्योंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है इसलिए इसमें संवेग पाया जाता है, यानी कि ये किसी भी चीज़ को पुश कर सकता है, धक्का दे सकता है. थर्ड है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, दैट इज C नेगेटिव. यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 गुणा 10⁻19 कूलाम होता है, ऋणात्मक. और मास या द्रव्यमान ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स होता है. अगर ग्राम में बदलना है तो 9.1 इंटू 10⁻28 हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद आते हैं प्रोटॉन पे. तो गोल्डस्टीन ने एनोड रेस के बाद तुरंत कैथोड रेस के तुरंत बाद एनोड रेस की खोज की. इसको इन्होंने केनॉल रे नाम दिया, ये भी आप पढ़ चुके हैं. और इन केनॉल रेज में जो पाए जाने वाले पार्टिकल थे, जब उन्होंने हाइड्रोजन को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, उसको उन्होंने कहा प्रोटॉन. तो प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं.
चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर यानी 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, लेकिन पॉजिटिव होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होता है, ये है 1.64 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स, यानी कि अगर ग्राम में करें तो 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये लगभग 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। फिर बारी आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज अचानक हो गई थी। जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं, इससे उनको कार्बन मिलता है और एक न्यूट्रल पार्टिकल मिलता है। तो इस न्यूट्रल पार्टिकल को नाम दिया गया, न्यूट्रल मतलब उदासीन पार्टिकल को नाम दिया न्यूट्रॉन। इस पर 0 चार्ज होता है और इसका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। इसके बाद अब हम आते हैं महत्वपूर्ण बात पे। जब ये सिद्ध हो गया कि किसी परमाणु में कई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मूल रूप से 2 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित है, प्रोटॉन जो धनावेशित है, अब प्रश्न उठता है कि परमाणु के अंदर इनकी व्यवस्था कैसी है। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इनसाइड द एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, नोबडी हैज एवर सीन द एटम। एटम किसी ने नहीं देखा है, तो सीधी सी बात है उसके बारे में जो कुछ भी जानकारियां हैं वो हाइपोथेसिस के तौर पे दी गई और उन्हीं को मॉडल कहा गया। बाद में उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। तो हम देखते हैं कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहला मॉडल है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इन्होंने क्या कहा, एटम इज स्फेरिकल इन शेप, एटम गोल होता है, पॉजिटिव चार्ज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एटम। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है प्रोटॉन। तो परमाणु में या एटम में जो कि गोल है उसमें पूरा धनावेश या प्रोटॉन बराबर रूप से, समान रूप से सभी जगह वितरित रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और थर्ड पॉइंट है नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें बीच बीच में धंसे होते हैं निश्चित दूरियों पे। तो ये मॉडल आपके वाटरमेलन या तरबूज के जैसा दिखाई देता है। अगर आप तरबूज को काटें तो उसमें गोलाकार में लाल रंग, आपको लाल हिस्सा पूरा तरफ इक्वली दिखाई देगा, उसको पॉजिटिव चार्ज मानिए, और काले बीजों को इलेक्ट्रॉन मानिए। तो इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। इस मॉडल की प्रॉब्लम ये थी कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, यानी एटम स्टेबल है, हम जानते हैं कि एटम स्टेबल है, इसीलिए सारी चीजें हमारे पास आसपास हैं। पर इस मॉडल के हिसाब से अगर एटम हो तो एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एटम खत्म हो जाना चाहिए। पर एटम इस ऐसे खत्म नहीं होता, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड नहीं है। तो ये इस मॉडल की प्रॉब्लम थी। इसके बाद बारी आई रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिया, जिसको हम रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, he carried out his experiment by bombarding a stream of alpha particles on a thin gold film, behind which a curtain of zinc sulfide is placed which glows when any energized particle hits it. इसका मतलब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरीके से किया कि एक सोने की पतली पन्नी सी ले ली, पतली सी थिन फिल्म ले ली और उसके पीछे लगाया जिंक सल्फाइड का पर्दा। जिंक सल्फाइड के पर्दे की खास बात होती है कि जब भी उस पर कोई एनर्जाइज्ड पार्टिकल, ऊर्जावान कण टकराता है तो उस पर चमक आती है। और दूसरे साइड से इन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल 2He4 यानी हीलियम का पॉजिटिव चार्ज, 2+ चार्ज न्यूक्लियस। तो सबसे पहली बात, इसमें 4 यूनिट द्रव्यमान है और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये है अल्फा पार्टिकल। इन्होंने क्या देखा, ही ऑब्जर्व्ड एंड कंक्लूडेड फॉलोइंग फैक्ट्स। कुछ चीजें देखी और उन्होंने अपने हिसाब से इसको कंक्लूजन दिया, उसका कुछ निष्कर्ष निकाला। तो पहला, मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फिल्म अनअफेक्टेड। ज्यादातर कण गोल्ड फिल्म यानी कि सोने की पन्नी के पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल गए। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला
कि मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर हिस्सा खाली है। सेकेंड, फ्यू पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड बाय लार्ज एंगल्स, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े एंगल्स से यानी कि विचलित होते हैं, बाहर की ओर फेंके जा रहे हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपल करने वाला भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एटम, ही गेव इट नेम न्यूक्लियस। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होना चाहिए, वही केंद्र अल्फा पार्टिकल को प्रतिकर्षित कर रहा है और उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। थर्ड ऑब्जर्वेशन था, बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक कण वापस अपने ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ पे वो जाते हैं उस पाथ पे वापस आ जाते हैं टकरा के। तो स्वाभाविक तौर पे ज्यादातर कण पास हो गए, केवल एक कण निकल के टकरा के वापस आ रहा है। तो उनका कंक्लूजन था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। एटम की तुलना में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। अब रदरफोर्ड का अल्फा जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसके आधार पे रदरफोर्ड ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया वो क्या है। पहले कुछ पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, एन एटम इज एन स्फेरिकल बॉडी, परमाणु एक गोलाकार कण होता है। नंबर 2, एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, परमाणु में एक धनात्मक केंद्र होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। थर्ड पॉइंट, नियरली होल मास ऑफ एटम लाइज इन द न्यूक्लियस, ये बात ध्यान रखने की है कि नाभिक में ही परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान निहित होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चूंकि बहुत कम है इसलिए उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है न्यूक्लियस की तुलना में। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज जो है वो पूरे एटम की तुलना में बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की लगभग सभी जगह पूरी तरह से खाली होती है। तो ये मॉडल बहुत हद तक हमारे सौर मंडल के मॉडल से मिलता जुलता है, ठीक है, जहाँ केंद्र में सूर्य है और ग्रह या पृथ्वी जैसे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य को नाभिक मानिए और ग्रहों को इलेक्ट्रॉन मानिए। ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब इस मॉडल में क्या कमी थी, लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। ये थ्योरी वैसे तो काफी अच्छी थी लेकिन फिर भी कुछ कमियां थी। दिस थ्योरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये थ्योरी परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रही। क्यों रही? As the circularly revolving electron should accelerate and lose its energy, hence its path should shrink continuously and it should fall into nucleus. वास्तव में फिजिक्स भौतिकी कहती है कि जब कोई आवेशित कण किसी दूसरे आवेश के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो वो लगातार अपनी ऊर्जा छोड़ता जाता है, त्यागता है या ह्रास होता है, उसकी ऊर्जा में, एनर्जी में कमी आती है। और एनर्जी में कमी आने से हर चक्कर के साथ उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है वो सिकुड़ता जाता है और अंततः वो केंद्र में गिर जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। इसको भी घूमते हुए अपना पाथ छोटा करते हुए नाभिक में घुस जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाता। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम शुड बी कंटिन्यूअस बट एक्चुअली द स्पेक्ट्रम इज डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम। वास्तव में अगर हम इस थ्योरी को सही माने तो इलेक्ट्रॉन को लगातार ऊर्जा त्यागनी चाहिए और इसलिए इसका स्पेक्ट्रम भी सतत या कंटिन्यूअस प्रकार का होना चाहिए। किंतु जब हम सोडियम या अन्य तत्वों के परमाणुओं का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं है, ये विशिष्ट लाइनें, रैखिल स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। और ये सिद्ध करता है कि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा नहीं त्यागता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर भी नहीं लगाता। तो ये एक अच्छा मॉडल होने के बाद भी इन दो कारणों से असफल रहा।
फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको जानने चाहिए। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। इस बात को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अधिकांश बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर मान लेते हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, एकदम क्लियर रहिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, इन प्रोटॉनों की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इसमें कुछ बातें और भी हैं। अगर एटम न्यूट्रल है, इन अ न्यूट्रल एटम, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर मानते हैं, पर यह केवल उदासीन या न्यूट्रल एटम के लिए सही है। दूसरा, इन अ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, अगर एटम या परमाणु ऋणावेशित है, तब ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर से ज्यादा हो जाएगी। जितना ऋणावेश ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इन अ पॉजिटिव चार्ज एटम Z इज इक्वल टू P इज ग्रेटर देन E। अगर परमाणु धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। याद रखिए, प्रोटॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी परमाणु में सामान्य तौर पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कम या ज्यादा होती है। It should be noted that in any case number of electron changes. The increase or decrease in number of electron is equal to the number of negative and positive charge present on atom. ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि किसी भी स्थिति में केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ही परिवर्तन होता है और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा या कम होते हैं वो हमेशा उपस्थित ऋणावेश और धनावेश के बराबर होता है। मास नंबर, हम यहाँ एटॉमिक मास नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मास नंबर। तो मास नंबर का मतलब होता है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग, ये द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहलाता है। मास नंबर हमेशा होल नंबर या पूर्णांक होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इट इज द नियरेस्ट होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास, और ये हमेशा परमाणु द्रव्यमान का निकटतम पूर्णांक होता है। तो A इज इक्वल टू P प्लस N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और A इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक या Z के बराबर होती है, इसलिए Z प्लस N भी लिखा जा सकता है। फिर आते हैं समस्थानिक या आइसोटोप्स पर। Atoms of same element having same atomic number but different mass number, that is atomic mass, are called isotopes. तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास अलग अलग हो, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप की खासियत है कि आइसोटोप में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होगी पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। उदाहरण के लिए 6 कार्बन 12 एंड 6 कार्बन 14। नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोडाइफर। आइसोबार अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। उदाहरण देखिए 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। इसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, यानी ये अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन बाय चांस मास नंबर, याद रखिए नॉट एटॉमिक मास, मास नंबर होल नंबर ही पूरा बराबर होगा। एटॉमिक मास लेवल पे आप जाएंगे तो वो डिफरेंट हो सकता है। आइसोटोन्स के बारे में बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे 14 सिलिकॉन 30, 15 फास्फोरस 31, 16 सल्फर 31, इन सब में न्यूट्रॉनों की संख्या 16 या 16 है। आइसोडाइफर क्या है?
ये थोड़ा डिफरेंट चीज है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम डिफरेंस इन मास नंबर एंड डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी A-2Z जिनका बराबर हो, वो आइसोडाइफर कहलाएंगे। ये आगे हायर लेवल पे कंपटीशन में काम आता है। अब आते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट या प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि लाइट को देखकर लोगों ने सोचा ये है क्या, तो कुछ ने कहा ये वेव है यानी तरंग है, और तरंग के पक्ष में प्रमाण दिए गए इट कैन बी एक्सप्लेन बाय डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, यानी कि विवर्तन और व्यतिकरण, ये वेव की गुण है। पार्टिकल नेचर इट कैन बी एक्सप्लेन बाय रिफ्लेक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ ने कहा कि ये पार्टिकल या कण है, और उसके पक्ष में उन्होंने प्रमाण दिया परावर्तन और प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन ने कहा कि लाइट एक्चुअल में वेव है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पार्टिकल की भी पाई जाती है। इसका मतलब लाइट में वेव की प्रॉपर्टी वेव होने के कारण तो है ही, पर पार्टिकल या कणों के गुण भी पाए जाते हैं। इसको कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। प्लैंक या मैक्स प्लैंक proposed that light is made up of discontinuous packets of energy. These packets of energies are called quanta or photon. According to Planck, the energy of photon of any electromagnetic radiation is directly proportional to its frequency. मैक्स प्लैंक ने इस बात को थोड़ा सा समझाया, हम आगे ये और भी पढ़ेंगे, कि जो लाइट है, कोई भी रेडिएशन है, वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स से बना होता है, डिसकंटिन्यूअस पैकेट यानी असतत। इन पैकेट्स को हम क्वांटा या फोटॉन के नाम से जानते हैं। हर एक क्वांटा या फोटॉन में निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा उस रेडिएशन या उस विकिरण की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, यानी कि वेव में आपको क्या क्या जानना चाहिए। तो पहला है वेवलेंथ। आपने वेव तो देखा होगा, तो वेव में दो निकटतम श्रृंगों या निकटतम गर्तों के बीच की दूरी, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पीक्स और क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये डिस्टेंस है, इसलिए सेंटीमीटर, मीटर इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। फ्रीक्वेंसी, the number of oscillation per second by any radiation or the number of waves passing through a point in 1 second with the speed of light is called frequency of the radiation। मतलब कि जो रेडिएशन है वो कंपन करता है ऊपर नीचे, 1 सेकंड में वो जितना कंपन करे उसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। या प्रकाश की वेग से किसी एक बिंदु से टोटल वेव, टोटल एक वेव का मतलब होता है एक ऊपर का कर्व और एक नीचे का कर्व, इतने कितने वेव पास हो गए 1 सेकंड में जब वो लाइट की स्पीड से चल रहा था किसी बिंदु से, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसको न्यू से दर्शाते हैं, वी है थोड़ा इटैलिक हो जाता है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर 1/λ होगा, ये मैं पॉइंटर ले रहा हूँ, यहाँ लैम्डा लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ये ध्यान रखेंगे। और जब हम इसको इक्वल करेंगे तो 1 की जगह पे एक कांस्टेंट c लगाएंगे, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। आते हैं वेव नंबर और एनर्जी ऑफ रेडिएशन के ऊपर। वेव नंबर का मतलब होता है एक यूनिट लेंथ में, एक इकाई लंबाई में कितने वेव्स आ सकते हैं। स्वाभाविक है, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उतने कम वेव आएंगे, जितना कम वेवलेंथ होगा उतने ज़्यादा वेव आएंगे। तो वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वी बार, इसके ऊपर एक लाइन रहेगी ऊपर, वी बार इज इक्वल टू 1/λ। एक्चुअल में v नहीं है, वो न्यू है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ अ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ये हमने प्लैंक के थ्योरी से पढ़ा। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू hc/λ, न्यू इज इक्वल टू c/λ हम पढ़ चुके हैं। वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक का कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड।
या अगर अर्ग में लें तो 10⁻⁻27 हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताती है, लेकिन फिर भी थ्योरी ध्यान से देखते हैं। Max Planck studies the radiation emitted by various objects at high temperature and came to conclusion that light is absorbed or emitted by matter in the form of discrete packets of energy. Each energy packet is called photon, and the energy is termed quantum. तो कुल मिला के उन्होंने कई पदार्थों के एब्जॉर्प्शन या एमिशन यानी अवशोषण और उत्सर्जन, प्रकाश के उत्सर्जन और अवशोषण का अध्ययन किया अलग अलग तापमानों पे, और उन्होंने पाया कि प्रत्येक पदार्थ रेडिएशन या ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है। इन पैकेट्स को हम फोटॉन कहते हैं, और इसमें जितनी एनर्जी पाई जाती है उसको क्वांटम कहते हैं। तो द एनर्जी कंटेन इन ईच फोटोन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद के 2 पॉइंट्स पढ़े जा चुके हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? As we know that every electron in an atom is attracted by its nucleus, if we want to remove an electron, we must have to supply some energy against the force of nuclear attraction. मतलब हम सब जानते हैं इस बात को कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में न्यूक्लियस या नाभिक के आकर्षण से बंधा होता है। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें उस आकर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा और उसमें कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो if a metal surface is exposed to radiation or light, the photon of radiation collide with electron and give their energy to electron. If the energy is sufficient enough to remove the electron against nuclear force of attraction, electrons are emitted from the surface of metal. अगर हम किसी धातु को रेडिएशंस के संपर्क में लाएं, यानी कि प्रकाश के संपर्क में लाएं, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन के संपर्क में लाएं, तो रेडिएशन में उपस्थित फोटोन इलेक्ट्रॉनों से टकराकर उनको अपनी ऊर्जा देते हैं। यदि रेडिएशन में इतनी ऊर्जा हो कि वो नाभिक के आकर्षण का विरोध कर सके, तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे बाहर आ जाता है। अब इस घटना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब हुआ कि जब कभी भी एक निश्चित ऊर्जा की विकिरण को किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, व्हेन अ रेडिएशन ऑफ डेफिनेट एनर्जी और सफिशिएंट एनर्जी इज सब्जेक्टेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। इस प्रभाव को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। The frequency of radiation having just sufficient or minimum amount of energy just required to knock out the electron from the surface of metal is called threshold frequency. This energy is called threshold energy or work function. ये बात ध्यान रखने की है कि वो रेडिएशन जिसके पास सिर्फ उतनी ही ऊर्जा होती है जितना किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक हो, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और इस ऊर्जा को थ्रेशोल्ड या देहली ऊर्जा, देहली आवृत्ति और देहली ऊर्जा या वर्क फंक्शन या कार्यफलन कहते हैं। तो मान लीजिए कि एनर्जी E नॉट है, तो E नॉट इज इक्वल टू H न्यू नॉट होगा। आगे हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। मानिए कि एक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जो कि ज़्यादा है न्यू नॉट से, वो मेटल सरफेस पे आकर गिरती है। स्वाभाविक तौर पे ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, तो E इज इक्वल टू एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। अब ये जो ऊर्जा, ज़्यादा ऊर्जा वाला रेडिएशन हमारे मेटल सरफेस से टकराया है, तो इसकी ऊर्जा के 2 हिस्से हो जाएंगे। टोटल एनर्जी 2 हिस्सों में बटेगी। एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का विरोध करेगा, दैट इज वर्क फंक्शन, और जो एक्स्ट्रा बची एनर्जी है
वो इलेक्ट्रॉन से जुड़कर उसकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ई इज इक्वल टू एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई की जगह एच न्यू रख दिया तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच कॉमन ले लिया तो एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। लेकिन हम जानते हैं कि न्यू की जगह हम सी अपॉन लैम्डा रख सकते हैं, तो फॉर्मूला के इज इक्वल टू एच सी ब्रैकेट में 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये तो आज के लिए इतना। अगली कक्षा में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।